नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा। आप देख रहे हैं बीटीवी न्यूज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पेयजल योजना के शिलान्यास समारोह में हंगामा, श्रेय लेने की होड़ को लेकर भिड़े भाजपा कांग्रेसी कार्यकर्ता, जमकर लगाए नारे। रामगढ़ बांध मामले में सरकार को फिर फटकार, कोर्ट ने कहा जानबूझकर कार्रवाई नहीं कर रहे अफसर, सीएस और कलेक्टर तलब। डीडवाना के पास सड़क हादसे में 8 की मौत, अजमेर जियारत को जा रहा था परिवार, घायल एसएमएस लाए गए। और छोड़नी ही पड़ी सिंघवी को संसदीय समिति की चेयरमैनी, कथित सीडी विवाद बना गले की फांस। अब खबरें तफसील से। विकास कार्यों का श्रेय लेने की होड़ में एक बार फिर कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता भिड़ गए। मौका था विद्याधर नगर के सेंट्रल स्पाइन में महत्वाकांक्षी पेयजल योजना के शिलान्यास समारोह का। समारोह में दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तमाम नेताओं की मौजूदगी में एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और हंगामा मचाया। मामला शांत करने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। विद्याधर नगर स्थित सेंट्रल स्पाइन में पेयजल योजना का शिलान्यास समारोह हंगामे की भेंट चढ़ गया। भाजपा पार्षद को मंच पर नहीं बुलाने से नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी ही पार्टी के क्षेत्रीय विधायक नरपत सिंह राजवी की मौजूदगी में भाजपा के झंडे लहराए और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। नारेबाजी कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को देख कांग्रेस कार्यकर्ता भी भड़क गए और भाजपा विरोधी नारे लगाने लगे। कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ गए, जिन्हें शांत करने में पुलिस को भी पसीने आ गए। मंच की व्यवस्थाओं को लेकर विधायक राजवी ने भी नाराजगी जताई। मंच पे निर्वाचित प्रतिनिधि बैठते हैं। इस वार्ड की निर्वाचित प्रतिनिधि पाटोदिया है, मिसेस पाटोदिया है, इनको बैठाया नहीं। सुमित्रा जी पाटोदिया और विक्रम सिंह कुछ नहीं रखता, आज की तारीख में लेमैन है, उनको बैठाकर पॉलिटिकलाइजेशन करना चाहे उसको हम कभी टॉलरेट नहीं करेंगे। अब किसको बुलाया जाए किसको नहीं बुलाया जाए ये तुम थोड़ी तय करोगे यार, ये तो तय हम करेंगे भाई। कौन बैठेगा कौन बोलेगा ये तय करना हमारा काम है। सरकार फिलहाल हमारी है। वो सपने आ रहे हैं कि पुराने, वो सपने आ रहे हैं कि पुराने। शिलान्यास के वक्त तो राजवी मौजूद रहे, लेकिन शिलान्यास होते ही जैसे ही शांति धारीवाल ने भाषण देना शुरू किया, राजवी चल दिए। इस पर धारीवाल ने चुटकी लेते हुए कहा कि वे रुकते भी कैसे, क्योंकि जनता सब जानती है। निश्चित तौर पर माथा तो ठनकता है इनका कि काम कैसे हो रहे हैं, और काम ऐसे हो रहे हैं। अगर कांग्रेस से ले रही है तो चलो 50 आदमियों को लेकर के अपन भी झंडा लेकर के नारेबाजी कर आओ, ताकि ये फोटो ये जो है ना कैमरे वाले ये उनको दिखा दुखू देंगे, कुछ तो पता लगेगा लोगों को। कम मैं ये चाह रहा था कि मैं उनके सामने ही ये बोलूं कि इनमें से ये काम मैं मंजूर करके जा रहा हूं, लेकिन वो चल दिए। चले क्यों गए भाई? 30,000 से जीतने थे, जीतने वाले दोबारा बैठते यहाँ पे, क्या दिक्कत थी? सरकारी आधार पर रहनी चाहिए थी, लेकिन बिगाड़ा है। सांसद महेश जोशी ने शिलान्यास समारोह में भिड़ रहे कार्यकर्ताओं को यह कहकर शांत कराने की कोशिश की कि किसी भी कार्यक्रम में नारेबाजी करना जयपुर की परंपरा नहीं है, लेकिन जोशी की नसीहत भी काम नहीं आई। कोई बात कड़वी अगर मन से कही भी गई है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस तरह की बात नहीं होगी। आप भी अपने मन का उत्साह जो है उसको सकारात्मक रूप में लेते हुए आप शांति बनाए रखें। कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। हालात ये हो गए कि मंच से ही नेता एक दूसरे को नसीहत देने लगे। हंगामे के बीच ही शिलान्यास की औपचारिकताएं पूरी की गई। मंच से धारीवाल ने कहा कि भाजपा को कांग्रेस द्वारा कराए विकास कार्य अच्छे नहीं लग रहे हैं, इसलिए वे हर समारोह में इस तरह का हंगामा करते हैं। जब कभी इस प्रकार के शिलान्यास या लोकार्पण होने लगे हैं आजकल, तो वहां पर ये पहुंच करके और इस बात की नारेबाजी करना कि साहब ये काम हमने करवाया तो तुमने करवाया तो तुम्हारे टाइम पे करवा लेते भाई। ये काम तो हमारे वक्त में हो रहा है, कांग्रेस के राज में हो रहा है, तो श्रेय निश्चित तौर पर इसका कांग्रेस को जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। विकास के काम जो कांग्रेस की सरकार करवा रही है
बर्दाश्त नहीं होता तो वो कुछ तो करेंगे, 10-20 आदमी ला करके नारेबाजी कर लेंगे। इस तरह की बातें आई कि 2 मिनट में बिठा दूंगा, देख लूंगा, ये सब चलता रहता है, इसमें कोई खास बात नहीं है। पिछले 2 महीनों में ये 5वीं घटना है जब किसी लोकार्पण या शिलान्यास समारोह में इस तरह हंगामा हुआ हो। आने वाले समय में लगता है कि पुलिस को ऐसे कार्यक्रमों की तैयारी में भारी ज़ाब्ता लगाना पड़ेगा। वैसे भी चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो नेताओं को अपनी नेतागिरी चमकाने का मौका तो मिलना ही चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, PTV न्यूज, जयपुर। रामगढ़ बांध अतिक्रमण मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार और मुख्य सचिव को कड़ी फटकार लगाई। सोमवार को हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी CK मैथ्यू और जिला कलेक्टर नवीन महाजन को कोर्ट में तलब किया। सुनवाई के दौरान CS और महाधिवक्ता GS बाफना ने न्यायाधीश MN भंडारी के समक्ष इस प्रकरण को CJ अरुण मिश्रा के समक्ष प्रस्तुत करने की एप्लीकेशन लगाई थी। हालांकि हाईकोर्ट ने प्रकरण को CJ के यहां ट्रांसफर करने के आदेश दे दिए, लेकिन मुख्य सचिव और महाधिवक्ता पर मामले के दोषी अधिकारियों और रसूखदारों को बचाने की तल्ख टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने यहां तक कह दिया कि सरकार को आम आदमी और घटते जल स्तर की कोई परवाह नहीं है। बांध के सूखने और अतिक्रमण मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने से तो ऐसा लगता है कि सिर्फ अदालत का वक्त बर्बाद किया जा रहा है। गवर्नमेंट इस मुद्दे को इस बेंच से हटाकर कहीं और दूसरी बेंच में भिजवाना चाहती थी, जिसकी वजह से किया तो सुबह अदालत ने इस मामले के अंदर एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल, इन सबको बहुत खरी खोटी सुनाई और ये बताया कि आप खुद ये चाहते हैं कि ये वाटर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो, वाटर की प्रॉब्लम बरकरार रहे। और आप जब राजस्थान रामगढ़ को नहीं देखना चाह रहे हैं तो आप पूरे स्टेट को क्या देखना चाहेंगे? आप बिल्कुल नहीं देखना चाहेंगे और आप बिल्कुल केयरलेसली काम कर रहे हैं। ऑफिसर जिसके पीछे हैं, किसी के इंस्टांस में भूमाफिया, बाहुबल के लोग, उनके इंस्टांस पर आपने ये एप्लीकेशन को मूव की। नागौर जिले के डीडवाना तहसील के पास दौलतपुरा तिराहे पर हुए सड़क हादसे में 8 लोगों ने दम तोड़ दिया। बाकी 7 घायलों को SMS हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां एक 12 साल के बच्चे की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। ये सभी सीकर जिले के मंगलूना गांव के निवासी हैं। ये सभी अजमेर दरगाह में जियारत के लिए जा रहे थे। इस दौरान कुचामन और डीडवाना के बीच दौलतपुरा तिराहे पर इनका वाहन प्राइवेट बस से टकरा गया। इस वाहन में 15 लोग सवार थे, जिनमें से 6 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। एक महिला की मौत SMS हॉस्पिटल लाते वक्त रास्ते में हो गई। दूसरी महिला की मौत हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हुई। बाकी 7 घायलों का इलाज चल रहा है। सुबह अजमेर दरगाह के लिए मगलूना गांव से निकले थे और तूफान गाड़ी होती है उसमें, और 15 सवारियां थी लगभग। उनको लेके ये मेगा हाईवे पे चढ़े डीडवाना से, तो दौलतपुरा गांव है, वहां सामने से आते हुए एक प्राइवेट वीडियो कोच से टक्कर हो गई और इसमें कैजुअलिटी हुई है। 8 कैजुअलिटी अब तक हो गई, 4-5 यहाँ भर्ती हैं। ये सभी एक ही परिवार के रिश्तेदार हैं और अजमेर दरगाह शरीफ जा रहे थे जियारत पे। यहाँ पे 8 पेशेंट आए जो एक्सीडेंट वाले बस से आए थे। 8 पेशेंट आए, जिसमें से एक ब्रॉड डेड था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी, और जो दूसरे एक पेशेंट था वो काफ़ी सीरियस था, उसको यहाँ पे रिवाइव किया। रिवाइव करने के बाद में उसका इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, और 6 पेशेंट अभी हमारे पास हैं जो पॉलीट्रोमा वार्ड में हैं। राजस्थान से राज्यसभा सांसद और कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कथित सीढ़ी विवाद में घिरने के बाद विधि और न्याय मामलों की संसदीय समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। इस समिति के पास जन लोकपाल और न्यायाधीश मानक एवं जवाबदेही विधेयक का जिम्मा भी है। बजट सत्र के अवकाश के बाद मंगलवार से ही संसद का सत्र शुरू हुआ था और इस मामले को लेकर दोनों सदनों में हंगामा हो गया था। सूचना है कि सिंघवी ने कांग्रेस प्रवक्ता पद से भी इस्तीफा दे दिया है। राज्य सरकार ने तबादलों से तुरंत प्रभाव से रोक हटा दी है। रोक हटने के साथ ही सोमवार को सचिवालय के गलियारों में विधायकों, जनप्रतिनिधियों और तबादला चाहने वालों की चहल पहल दिखाई देने लगी। हालांकि अधिकांश मंत्रियों के जयपुर के बाहर होने के कारण अभी तबादला कुंभ में भारी भीड़ नहीं जुटी है। कांग्रेस विधायकों और संगठन के पदाधिकारियों ने रोक हटने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया है। एक्चुअली मेरा पोस्टिंग जो है वो अजमेर है और मैं उससे जयपुर करवाना चाहती हूँ, और 1.5 साल बाद ट्रांसफर बैन खुले हैं, इसलिए कोशिश कर सकते हैं हम बस।
वैसे होने के चांसेस तो कम ही लगते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या ये आती थी कि एमएलए साहब हमारा ट्रांसफर आज बाड़मेर हो गया, कोई बोलता कोई जैसलमेर हो गया, कोई कहाँ हो गया। तो इससे बहुत अच्छा हमारे पार्टी का मैसेज आएगा और संगठन के लोग भी इससे बहुत राजी है, जिससे ये मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है। पंचायती राज शिक्षकों के तबादले कौन करेगा, इसको लेकर अभी भी संशय बरकरार है। इन शिक्षकों के तबादलों को लेकर शिक्षा मंत्री बृजकिशोर शर्मा और पंचायती राज मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय की संयुक्त बैठक सचिवालय के समिति कक्ष में हुई। बैठक में दोनों विभागों के आला अधिकारी भी शामिल हुए। हालांकि बैठक का कोई नतीजा नहीं निकल सका। बैठक के बाद शिक्षा मंत्री बृजकिशोर शर्मा ने कहा कि दोनों विभागों ने कुछ मुद्दों पर विचार विमर्श किया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे मामले हैं जिन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही निर्णय करेंगे। इसके बारे में जो सारी क्लैरिटी है वो अभी कुछ सीएम साहब से होना बाकी है, कुछ डिस्कशंस बाकी हैं। सीएम साहब को उसका कुछ फैसला लेना है, उन पॉइंट्स पे सीएम साहब को ही फैसला लेना है। उस फैसला उनके आने के बाद बाकायदा सब लोगों को इसमें क्लैरिटी के आधार पर पूरा विज्ञप्ति या एडवर्टीजमेंट जो भी वो ठीक समझेंगे वो जारी की जाएगी। दूसरी ओर पंचायती राज मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कहा कि बैठक में लगभग सभी विवादित इश्यू निपटा लिए गए हैं, लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जिनको मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा। मालवीय के अनुसार एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण शिक्षा विभाग ही करेगा। पंचायत राज एक्ट के अंदर ही प्रावधान किया हुआ है कि पंचायत समिति में एक पंचायत से दूसरी पंचायत में अगर स्थानांतरण शिक्षक के होंगे तो पंचायत समिति की स्टैंडिंग कमेटी उस स्थानांतरण को कर सकेगी। ये तो एक्ट में एक प्रावधान है, लेकिन एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में स्थानांतरण करना है तो जिस पंचायत समिति से अध्यापक हट रहा है और जिस पंचायत समिति में अध्यापक जा रहा है, दोनों प्रधानों की एनओसी होगी और जिला स्थापना समिति है वो उनका स्थानांतरण कर सकेगी। और ये जब बैंड हट गई तो शुरू है आज से। सचिवालय के कर्मचारियों ने सीएमओ का घेराव कर लिया और जमकर नारेबाजी की। ये खबर आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद, जल्द लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं बीटीवी न्यूज। सरकार के दामाद कहलाते हैं और हमें ही समय की पाबंदी से चलना पड़े, ये कैसे गवारा हो सकता है। कुछ ऐसा ही हाल आजकल सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों का हो रहा है, क्योंकि बायोमेट्रिक सिस्टम से अटेंडेंस पर अधिकारी और कर्मचारी राजी नहीं हैं। सचिवालय के कर्मचारियों ने सोमवार दोपहर इस व्यवस्था के विरोध में सभा की। लंच आवर्स में एकजुट हुए कर्मचारी इस व्यवस्था के विरोध में नारे लगाने लगे और कुछ देर बाद कर्मचारियों ने सीएमओ का घेराव किया और मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर कुछ देर धरना भी दिया। सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी बायोमेट्रिक सिस्टम से अटेंडेंस होने से काफी हैरान और परेशान चल रहे हैं। सरकार ने आईएएस अधिकारियों के लिए तो सचिवालय में कुछ महीने से बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू कर दिया था, लेकिन अब सचिवालय के दूसरे दर्जे के अधिकारी और कर्मचारियों को भी अटेंडेंस बायोमेट्रिक से करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। इसके चलते इन अधिकारियों और कर्मचारियों में खलबली मची हुई है। पिछले कई दिनों से सचिवालय के कर्मचारी इस व्यवस्था का जमकर विरोध कर रहे हैं। सचिवालय अधिकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष पूरन चंद झरीवाल के अनुसार राज्य सरकार पढ़े लिखे लोगों को अब अंगूठा छाप बनाना चाहती है। इसके चलते अंगूठे से मैट्रिक्स अटेंडेंस करवाकर क्या सिद्ध करना चाहती है। इस दौर के अंदर जहां पर एडवांस टेक्नोलॉजी चल रही है, कंप्यूटर का युग आ रहा है, सारे पढ़े लिखे लोगों से अंगूठा लगवा करके वापस प्राचीन युग की ओर ले जा रहे हैं, हमें निरक्षरता की ओर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये इनकी एक बहुत बड़ी भूल है, इसमें इनको सुधार करना चाहिए। यदि आवश्यकता पड़ी तो ये 10 संगठन और इनके जितने भी पूर्व अध्यक्ष वगैरह हैं सब मिलकर के यदि हमें बहिष्कार करने की जरूरत पड़ी तो हम बहिष्कार भी करेंगे। सचिवालय कर्मचारियों ने दोपहर में भोजनावकाश में जमकर प्रदर्शन किया। इसमें सचिवालय के सभी गुट एकजुट होकर शामिल हुए। बाद में इन कर्मचारियों ने सीएमओ का भी घेराव किया। सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राम स्वरूप बिश्नोई के अनुसार हमारे कर्मचारियों को विधानसभा और बजट के काम से कई बार ऑफिस से बाहर जाना पड़ता है। वहीं बजट और विधानसभा सत्र के दौरान देर रात 2 या 3 बजे तक रुकना पड़ता है, लेकिन बार बार आने जाने के चलते बायोमेट्रिक सिस्टम का कोई मतलब नहीं है। और सरकार के लिए ये बायोमेट्रिक सिस्टम
कोर्ट में खाज का कार्य कर रहा है और निश्चित रूप से ये उफान ले रहा है और आम कर्मचारी और अधिकारी संगठन सभी इस मुद्दे पे एक है और ईंट से ईंट बजाने को तैयार। हमारी भावनाएं सरकार को समझनी चाहिए कि 18वीं सदी का ये अंगूठा छाप क्यों जरूरी है। जब हस्ताक्षर हो रहे हैं, रजिस्टर प्रणाली चल रही है, उसमें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है सरकार। सचिवालय के कर्मचारी नेता महेश व्यास ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चेतावनी दी है कि पहले भी गहलोत ने कर्मचारियों से गलत पंगा लिया था और अब वे दोबारा सत्ता के मद में कर्मचारियों को प्रताड़ित करना चाहते हैं। व्यास के अनुसार गहलोत को नहीं भूलना चाहिए कि पहले भी राज्य कर्मचारियों के कारण कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा था और अब इसी तरीके के हालात बन रहे हैं। हम आपसे ये कहना चाहते हैं माध्यम सरकार से कि अभी भी समय है कि राजस्थान सेक्रेटेरिएट में उफान आ रहा है और इसी उफान से पिछली बार भी अशोक गहलोत जी लेते, ये फिर उफान आ जाएगा। अभी भी समय रहते इस मशीन को वापस कर ले, वरना सेक्रेटेरिएट सचिवालय का इसके साथ साथ राजस्थान का तमाम कर्मचारी अधिकारी इस मशीन के खिलाफ निश्चित रूप से बहिष्कार करेगा और इसको उठा के वापस IT विभाग में जमा करा देगा। सीएमओ के घेराव के दौरान कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की और राज्य सरकार की ईंट से ईंट बजा देने तक की चेतावनी दे डाली। इस बीच 1 दर्जन कर्मचारी नेताओं की मुख्यमंत्री के सचिव रजत मिश्रा से मुलाकात कराई गई, लेकिन मिश्रा ने भी कर्मचारियों की भावना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक पहुंचाने का आश्वासन भर ही दिया। सत्येंद्र चौधरी, BTV न्यूज, जयपुर। जिला स्तरीय दफ्तरों में भी बायोमेट्रिक मशीन से अटेंडेंस कराने के खिलाफ कर्मचारी लामबंद हो गए हैं। कर्मचारियों ने किसी भी सूरत में मशीन से हाजिरी दर्ज कराने से इनकार कर दिया है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के बैनर तले कर्मचारी नेताओं ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और नई व्यवस्था बंद करने की मांग की। दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत बात यह है कि अविश्वास की स्थिति हो रही है। क्या प्रशासन को पता नहीं है कि कर्मचारी आता है 9:30 बजे, 6 बजे बाद तक भी रुकते हैं? क्या 6 बजे खाली करा लेंगे? क्या मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि बजट में ऐसी घोषणा नहीं करनी चाहिए थी, अब कर लिया तो उसका मुकाबला करें और कर्मचारी एकजुट कर उसका मुकाबला करेंगे और हर स्थिति से लड़ने के लिए तैयार है कर्मचारी। ये सिस्टम तो फॉलो किसी सूरत में नहीं होगा ही नहीं बिल्कुल। 2 साल पहले कामा मजिस्ट्रेट के परिवार की हत्या के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को सीबीआई की स्पेशल ब्रांच ने हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई टीम ने सोमवार को आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां इन्हें 1 दिन के रिमांड पर सौंप दिया गया। सीबीआई के अनुसार आरोपी लालचंद और पदम सिंह जाटव के परिवार का तत्कालीन मजिस्ट्रेट रामेश्वर गोयल के परिवार के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते जाटव परिवार ने मजिस्ट्रेट के परिवार पर हमला बोल दिया। मजिस्ट्रेट के घर पर नहीं होने पर इन्होंने परिवार के 4 सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। सीबीआई को 1 साल पहले इस मामले की जांच सौंपी गई थी। सीबीआई इस मामले में पहले 2 महिलाओं सहित 4 जनों को गिरफ्तार कर चुकी है। 2 व्यक्ति अभी भी फरार चल रहे हैं। रामेश्वर गोयल वर्तमान में जयपुर में मजिस्ट्रेट हैं। पुलिस गिरफ्त में आए सट्टा किंग चंद्रेश जैन का कारोबार स्थानीय पुलिस की मदद से चल रहा था। 3 दिन पहले करोड़ों के सट्टे का पर्दाफाश करने वाली क्राइम ब्रांच ने अब स्थानीय पुलिस की भूमिका पर भी संदेह व्यक्त किया है। वैशाली नगर में पिछले 1.5 साल से फ्लैट किराए पर लेकर सट्टे का कारोबार चलाने वाले चंद्रेश के बारे में स्थानीय पुलिस को भनक ना हो, ये बात क्राइम ब्रांच के गले नहीं उतर रही। एडिशनल डीसीपी क्राइम रघुवीर सैनी ने बताया कि चंद्रेश के खिलाफ आयकर विभाग को भी शिकायत की जाएगी ताकि चंद्रेश की संपत्ति की जांच हो सके। इस संबंध में जांच की जा रही है कि स्थानीय पुलिस को क्यों नहीं उसकी जानकारी 1.5 साल से इतने व्यापक स्तर पर चलाया जा रहा था ये, और स्थानीय पुलिस को क्यों जानकारी नहीं हुई, जबकि हमारी पूरी बीट प्रणाली हमारी पूरी है और उसको सुदृढ़ किया गया है। तो निश्चित रूप से यदि जानकारी नहीं है तो निश्चित रूप से एक उत्तरदायी है संबंधित। वैशाली नगर थाना इलाके से चित्रकूट नगर में स्थित बैटरी शॉप से 4 लाख की बैटरियां चोरी हो गई है। बीती रात चोर दुकान का ताला तोड़कर बैटरियां चुरा ले गए। दुकान मालिक ने बताया कि दुकान से महज 50 मीटर दूरी पर ही पीसीआर वैन खड़ी रहती है। इसके बावजूद भी चोर इस वारदात को करने में कामयाब हो गए। चोरी की वारदात रैकी करने के बाद की गई। चोरी दुकान में रखी अलग अलग कंपनियों की बैटरियों को चुरा कर की गई। 5:30 बजे करीब फोन आया था, आके देखा ताले वाले टूटे हुए थे, अंदर का ग्लास टूटा हुआ था, बैटरियां गायब है। आके देखा तो लगभग 3.5-4 लाख रुपए का नुकसान है। इतनी बैटरी ले गए हैं वो लोग।
जेईएन की आपत्तिजनक क्लिपिंग बनाने वाले एक दिन के पुलिस रिमांड पर हैं। पुलिस आरोपियों से अभी तक क्लिपिंग की सीडी और जेईएन के हस्ताक्षर किए गए खाली कागजात बरामद नहीं कर पाई है। कोर्ट ने आरोपियों को पुलिस रिमांड पर सौंपा है। पुलिस कमिश्नर बीएल सोनी ने बताया कि इस मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने बदला लेने के लिए क्लिपिंग बनाई थी। बाद में लालच में आकर इन्होंने जेईएन को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें कुछ क्लिपिंग बनाने की बात सामने आई है। इन सारे पहलुओं की अनुसंधान किया जा रहा है और तीनों से पूछताछ की जा रही है। हाँ, ब्लैकमेलिंग का ही मामला सामने आया है और उन सब पहलुओं को देखते हुए उनसे सघन पूछताछ की जा रही है और वरिष्ठ लेवल पर भी इस इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज किया जा रहा है। आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर आदेश के बाद डीसीपी ट्रैफिक और डीसीपी ईस्ट ने सोमवार को ज्वाइन कर लिया। महेंद्र चौधरी के जोधपुर ट्रांसफर के बाद अब यहां दौसा से आए सत्यवीर सिंह ने जिम्मा संभाला है। वहीं शहर के ट्रैफिक की कमान अब लता मनोज कुमार संभालेंगी। इन्हें डीसीपी ट्रैफिक रोहित महाजन की जगह लगाया गया है। उधर आईएएस डॉन के जोश को डीसीपी साउथ के पद पर लगाया गया है। उनके बुधवार तक ज्वाइन करने की उम्मीद है। नई डीसीपी लता मनोज कुमार ने बताया कि जयपुर के ट्रैफिक को सुविधाजनक बनाना उनकी प्राथमिकता होगी। उधर रोहित महाजन ने कहा कि जयपुर में डीसीपी ट्रैफिक के रूप में उनके कार्यकाल से वो संतुष्ट हैं। उन्होंने अपने इस कार्यकाल को खूब एंजॉय किया। बहुत संतोष रहा और मुझे मेरे कार्यकाल में बहुत मजा आया। मैंने थरली एंजॉय किया टू द हिल्ट जो भी काम किए और मैं सोचता हूं कि जयपुर शहर की आम जनता को भी उसके कुछ फायदे हुए होंगे। यातायात व्यवस्था की प्राथमिकता है उसको सुगम और सुविधाजनक बनाना सभी क्षेत्रों में, और प्लस जहाँ पे कुछ दिक्कतें हैं उनका चिन्हीकरण करना और उन पे विशेष करके ध्यान देना, ये प्राथमिकताएं रहेंगी। नए अधिकारियों की ज्वाइनिंग हो गई है। उन्हें हम शुभकामनाएं देते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जयपुर की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं बीटीवी न्यूज। आखातीज पर बाल विवाह रोकने के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम में बाल विवाह संबंधी 3 सूचनाएं आते ही प्रशासन सतर्क हो गया। जमवा रामगढ़, चाकसू और चोमू से आई इन शिकायतों की जांच उपखंड अधिकारियों को दी गई है। बाल विवाह की आशंका के मद्देनजर प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारी कर्मचारियों के बीच संवाद स्थापित किया है। सभी को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं कि वे अपने क्षेत्र में होने वाली शादी समारोह पर पैनी नजर रखें। सूचना मिलने पर उसकी जांच करें और ऐसी घटनाओं पर सख्ती से रोक लगाएं। कलेक्ट्रेट में नियंत्रण कक्ष स्थापित कर 24 घंटे निगरानी की जा रही है। हलवाई, प्रिंटिंग प्रेस और बैंड बाजे वालों को भी ऐसी सूचनाएं मिलने पर इत्तला देने के लिए कहा गया है। तो ग्राम स्तर के जो कर्मचारी हैं, पटवारी, ग्राम सेवक, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सेवकनी, इन सबको पाबंद किया है कि वो इस दौरान लगातार गांव में रहेंगे और कोई भी इंफॉर्मेशन होती है उसको तत्काल देंगे और उसको वेरीफाई करेंगे। बाल विवाह और कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए एनएसयूआई ने सोमवार को अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया। इसके तहत राजस्थान यूनिवर्सिटी में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष विजय लक्ष्मी विश्नोई ने कैनवास पर हस्ताक्षर कर अभियान की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि बाल विवाह और कन्या भ्रूण हत्या से प्रदेश का लिंगानुपात गड़बड़ा गया है। ऐसे में स्टूडेंट्स आगे बढ़कर इन कुप्रथाओं पर रोक लगा सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में बहुत ही बड़ी संख्या में बाल हैं, लेकिन आज के समय को देखते हुए ये तर्क संगत नहीं। तो हम आज यहाँ पे इसकी पूर्व संध्या पर जी बगासा है हमारे साथ में एनएसयूआई के प्रेसिडेंट। हम सम्मिलित रूप से एक मैसेज देना चाहते हैं जनता को कि वो और बाल विवाह और कन्या भ्रूण हत्या दोनों को रोकें। सिग्नेचर कैंपेन का उद्देश्य जो जागरूकता फैलाने का है कि जिस प्रकार आज पूरे राजस्थान में बल्कि भारतवर्ष से ही सूचनाएं विभिन्न मीडिया के माध्यम से आ रही हैं और से बाल विवाह और जो कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर, तो जरूरी है कि यहाँ से छात्र के जाएं और जो अपने जैसे आने वाले टाइम में छुट्टियां हैं तो अपने गाँव मैसेज पहुंचे। टोंक की इंदोकिया ग्राम पंचायत में मनरेगा के काम का टारगेट पूरा नहीं होने पर हटाए गए संविदा कर्मचारी को हाईकोर्ट ने बहाल करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता कर्मचारी मुकेश शर्मा के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश प्रेम शंकर ओसापा की एकल पीठ ने यह आदेश दिया। हाईकोर्ट ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज शासन सचिव और टोंक जिला कलेक्टर को भी कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। गौरतलब है कि इंदोकिया ग्राम पंचायत में मनरेगा में श्रमिकों की कमी की वजह से तय काम पूरा नहीं हो पाया,
जिसके चलते सहायक कर्मचारी की सेवा समाप्त कर दी गई थी। पासपोर्ट नहीं मिलने से परेशान हज आवेदकों ने पासपोर्ट कार्यालय पर प्रदर्शन किया। आधिकारिक आश्वासन के बाद काफी देर बाद नारेबाजी थमी। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि हज यात्रा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल तय है, लेकिन अभी तक बहुत सारे आवेदकों को पासपोर्ट नहीं मिले हैं, जबकि कागजी खाना पूर्ति वे पहले ही करा चुके हैं। ऐसे में आवेदकों ने हज यात्रा से वंचित रह जाने की आशंका जताते हुए पासपोर्ट देने की प्रक्रिया तेज करने की मांग की है। आइए अब बढ़ते हैं फटाफट खबरों के सेगमेंट रैपिड न्यूज की ओर। पुलिस अब शहर के युवाओं में नशे की बढ़ती लत को देखते हुए विशेष अभियान चलाएगी। इसके तहत पुलिस कमिश्नर बीएल सोनी ने सभी थाना अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। पुलिस अभियान के तहत कॉलेज स्टूडेंट को जागरूक करने के लिए कॉलेज प्रशासन के साथ मिलकर कल्चरल प्रोग्राम भी किए जाएंगे। गौरतलब है कि इससे पहले पुलिस हुक्का बार पर भी प्रतिबंध लगा चुकी है। LLM परीक्षा कार्यक्रम और RJS एग्जाम एक साथ होने से नाराज स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी पर प्रदर्शन किया। ABVP के नेतृत्व में छात्रों ने VC सचिवालय पर हंगामा किया और एग्जाम डेट बदलने की मांग की। साथ ही छात्रों ने MCOM और BCOM के पेपर्स में आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न आने पर बोनस अंक देने की भी मांग की। मानवाधिकार आंदोलन और PUCL की नींव रखने वाली हेमलता प्रभु की स्मृति में सोमवार को व्याख्यानमाला हुई। JKK में कला शिक्षा और नागरिकता विषय पर हुए इस कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय ने अध्यक्षता की, वहीं लेखिका त्रिपुरारी शर्मा ने उद्बोधन दिया। इस मौके पर शेक्सपियर की कुछ कृतियों का संक्षिप्त पाठ भी किया गया। बीकानेर के 525वें स्थापना दिवस के मौके पर स्नेह संगम कार्यक्रम हुआ। बीकानेर समाज की ओर से उद्योग मैदान में हुए कार्यक्रम में स्थापना दिवस पर उड़ाया जाने वाला चंदा जयपुर में भी उड़ाया गया। इसके बाद समाज के लोगों ने प्रदेश के विकास में अपनी सार्थक और सामूहिक भागीदारी पर चर्चा की। राजस्थान यूनिवर्सिटी के PGDCA के आए परिणाम में केवल 3 स्टूडेंट पास हुए हैं। ऐसे में फेल हुए 27 स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन कर फिर से परीक्षा करवाने की मांग की है। नाराज छात्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन की लापरवाही से रिजल्ट करीब 2 साल बाद आया। ऐसे में अब खराब परिणाम आने से स्टूडेंट का भविष्य अंधकार में हो गया है। चारों तरफ महंगाई का आलम है। खास तौर से उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। महंगाई की मार सबसे ज्यादा गरीब की थाली पर पड़ी है। इनमें दाल, चावल, घी, तेल और आटा जैसी सबसे जरूरी वस्तुएं भी शामिल हैं। यदि खाद्य तेलों की बात करें तो कीमतों में 40% तक का इजाफा हो चुका है, जबकि इस सीजन में सरसों और सोयाबीन की नई फसल आने के कारण खाद्य तेलों के भाव गिर जाते हैं। मार्च अप्रैल में सरसों और सोयाबीन की नई फसल का सभी उपभोक्ता इंतजार करते हैं। ज्यादातर परिवारों में साल भर के लिए खाद्य तेल इन्हीं दिनों में खरीदा जाता है, क्योंकि इस सीजन में खाद्य तेलों के भाव कम हो जाते हैं। लेकिन महंगाई ने डिमांड और सप्लाई चक्र को उल्टा घुमा दिया है। अब फसलों के सीजन का उसकी कीमतों पर असर नहीं होता। पैदावार कितनी भी हो, उपभोक्ताओं को पिछली बार से ज्यादा ही दाम चुकाने पड़ते हैं। यही हाल खाद्य तेलों का है। पिछले साल से तुलना करें तो सोया तेल पिछले साल अप्रैल में था प्रति टीन 900 से 1000 रुपए, इस साल है 1200 से 1300 रुपए। इसी तरह सरसों तेल 1000 से 1100 रुपए प्रति टीन था, जो इस साल बढ़कर पहुंच गया 1300 से 1400 रुपए पर। मूंगफली तेल में तो इस साल रिकॉर्ड तोड़ तेजी आई है। पिछले साल इन्हीं दिनों में मूंगफली तेल 1400 से 1500 रुपए प्रति टीन था, जो पहुंच गया 2000 रुपए टीन पर। एक साल में 20 से 25 रुपए किलो की तेजी आई है पर केजी के अंदर, और टीन के अंदर 300 से 350 रुपए टीन से, जबकि मूंगफली तेल में 500 से 600 रुपए टीन की तेजी आ गई। कारण क्या है? कारण ये है कि सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है तेल के अंदर। पिछली बार की फसल थोड़ी ज्यादा थी सरसों की, अब की बार कम है। बस यही मौका मिलना चाहिए सटोरियों को, और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। खाद्य तेलों में इस तेजी से उपभोक्ता तो परेशान हैं, साथ ही खुदरा व्यापारी भी मुश्किल में है। शहर के कई इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोग 2 रुपए 5 रुपए तक का तेल खरीदकर खाना बनाते हैं। दुकानदारों की मुश्किल है कि इन महंगे भाव में इन गरीब लोगों को 2 से 5 रुपए में कितना तेल दें। क्या है, तेल और घी इतने महंगे हैं, पब्लिक खाने के अंदर बहुत परेशान हो रही है। हमारे तेल 10 रुपए का तेल बेचते हैं, पहले 150 ग्राम 200 ग्राम तेल देते थे, अब 10 रुपए का हमारे
ग्राहक को दे ही नहीं सकते, पहली बात है भाई। दरअसल खाद्य तेलों का पूरा मार्केट चुनिंदा कंपनियों के हाथ में है। सरकार की ओर से इन कंपनियों को खुली छूट मिली हुई है, रही कसर वायदा कारोबार ने पूरी कर दी है। ऐसे में उपभोक्ताओं का ख्याल करे भी तो आखिर कौन। बीके शर्मा, BTV न्यूज। यूं तो शादी में लोग मावे की मिठाइयां बनवाने से परहेज करने लगे हैं, इसलिए बाजार में मावे की मांग कम हो गई है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभी भी लोग मावे की मिठाइयां बनाते हैं। इसकी वजह से आखा तीज पर मावे की मांग बढ़ जाती है। इस बार भी आखा तीज पर मावे और पनीर की मांग के चलते इनके भावों में 50 रुपए प्रति किलो तक का इजाफा हो चुका है। वैसे तो इन दिनों मावे की दुकानों पर खरीदार कम नजर आ रहे थे, लेकिन सोमवार को यहां कारोबारी हलचल नजर आई। वजह थी आखा तीज की डिमांड। आखा तीज पर ग्रामीण इलाकों में खूब शादियां होती हैं। यहां मावे की मिठाइयों का भी प्रचलन है, इसलिए आखा तीज पर मावे की मांग चल निकली और पनीर भी खूब बिका। इस मांग की वजह से मावे के भाव 150 रुपए किलो से बढ़कर 200 रुपए किलो तक पहुंच गए। इसी तरह पनीर भी 200 रुपए किलो से 240 रुपए किलो तक बिका। कीमत में आप ये मानो 25% का अंतर है। मावा क्या भाव? 25 से 50%। वो डिपेंड करता है कि ग्राहकी कैसी है। मावा अगर 150 बिक रहा था पहले, तो अभी 190-200 बिक रहा है। पनीर 200 से 240। हालांकि पुराने दुकानदार आखा तीज पर मावे और पनीर की लगातार घटती मांग से निराश हैं। इनका कहना है कि पहले आखा तीज पर जबरदस्त मांग की वजह से मावे और पनीर की किल्लत हो जाती थी। बुकिंग कराए बिना ऐन मौके पर मावा और पनीर मिलना मुश्किल होता था, लेकिन अब मावे की मांग गिरती जा रही है। हालांकि पनीर अभी भी प्रचलन में है। आज के जमाने में अब आदमी महंगाई इस कदर से हुई, जो आदमी 200 आदमियों का खाना करता था वो अब 100 पे रह गया, जो 1000 का करता था वो 500 पे रह गया। मतलब जिस तरह की पहले आखा तीज चाव नहीं, कुछ भी नहीं। आखा तीज पर हजारों आदमियों के खाना होता था, रसगुल्ले वगैरह खूब बिकते थे पैकिंग में। कितना अंतर आया है, मतलब पहले और अब में आपके हमारे साथ आखा तीज पे कितना कारोबार हो जाता था, या 40% का रेशो डाउन आ गया। उधर जयपुर डेयरी ने भी आखा तीज पर दूध की सप्लाई के विशेष इंतजाम किए हैं। वैसे तो इन दिनों में जयपुर डेयरी की ओर से रोजाना 7,15,000 लीटर दूध की सप्लाई हो रही है। आखा तीज पर डेयरी ने करीब 1 लाख लीटर दूध के अतिरिक्त इंतजाम किए हैं। बीके शर्मा, BTV न्यूज।